कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। उम्मीद करता हूँ इस सर्दी में आप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ मिस्टर एक्स और आज की स्टोरी में एक ऐसी भयानक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल हम नादान उम्र में रहते हैं तो हमसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती है। उस नादान उम्र में हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमारी अच्छी शान और शौकत हो, हमारी हर चीज़ की डिमांड पूरी हो जाए, हमारा अच्छा लुक हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन देखो, सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, सभी पैसे वाले नहीं होते। तो कई लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। जैसे चोरी चकारी हो गई, लूटपाट हो गई या कोई 2 नंबर का धंधा हो गया। लेकिन इन सबसे अलग कुछ चीज़ और भी है जिनमें आप ऐसी शक्तियों का उपयोग करते हैं जो आम इंसान कर ही नहीं सकता। लेकिन उन ताकतों के साथ बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। तो आज की स्टोरी कोटा में पढ़ने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट की है। इसका एक दोस्त था रोहित। उसने हमारे साथ उसकी पूरी स्टोरी बताई है और वाकई में वह घटना सुनकर कि मेरा मन अंदर तक सिहर उठा। आखिर कोई अपनी इच्छाओं के लिए इतना पागल कैसे बन सकता है कि वह सभी की जान दांव पर लगा दे। तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक है जो आपकी आंखें खोलने वाली है, तो आखिर तक जुड़े रहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। कोटा के एक कॉलेज में आज नैना का पहला दिन था। आंखों पर मोटा चश्मा था, लेकिन उन्हीं आंखों में अनगिनत सपने और उम्मीदें भी चमक रही थीं। उन्हीं उम्मीदों का सहारा लेकर नैना कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अफसोस, पहले ही दिन उसे कॉलेज में बुली और रैगिंग का सामना करना पड़ा। 4 बिगड़ैल दोस्त, आयुष, श्रवण, अमित और राहुल, हमेशा की तरह किसी नए स्टूडेंट की तलाश में रहते। वो हर नए स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगते, उन्हें नीचा दिखाने लगते, पर कोई भी उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज उनकी नज़र नैना पर पड़ी। उसके सांवले रंग और लंबी चोटी का मजाक उड़ाते हुए चारों जोर जोर से नैना पर हंसने लगे। क्लासरूम में सब उसका तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। पर यह सब नैना के लिए नया नहीं था। स्कूल में भी उसने ऐसे ही तानों और मजाक का दर्द झेला था। शायद इसी वजह से अब वो इन सब की आदी हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सब सहती रही और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास के पीछे अपनी आंखों की चमक छिपा ली। हर रोज की तरह कॉलेज में नैना को परेशान किया जाता रहा और नैना हर बार की तरह अपने आंसू पोंछकर सब चुपचाप बर्दाश्त किए जा रही थी। हर दिन कोई ना कोई उसे चिढ़ाता, उस पर हंसता और वो हमेशा की तरह चुपचाप अपने आंसू पोंछकर सब कुछ सहती जाती। अब उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मगर 15 दिन बाद नैना की जिंदगी में एक रोहित नाम का फरिश्ता आया। उसी कॉलेज में उस दिन एक नया होनहार स्टूडेंट एडमिशन लेने आया, जिसका नाम था रोहित। रोहित ना ही सिर्फ देखने में स्मार्ट था, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। वो पढ़ाई में भी तेज था और उसकी मौजूदगी में कुछ खास बात थी। लेकिन जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, उन चारों बदमाश दोस्तों की नजर उस पर पड़ी। वो सब उसे जलन भरी नजरों से घूरने लगे, जैसे किसी ने उनके इलाके में कदम रख दिया हो। लेकिन वो चारों दोस्त चाहकर भी रोहित से उलझ नहीं सकते थे, क्योंकि रोहित इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा था। इसलिए उनका सारा गुस्सा और मजाक का निशाना हमेशा नैना ही बनती थी। धीरे धीरे नैना को तंग करने में उन चारों को मजा आने लगा था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो लोग नैना को परेशान न करते हों। दिन ब दिन नैना का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में हमेशा डर और उदासी झलकती थी, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती थी। मगर एक दिन उन चारों ने हद पार कर दी। क्लास खत्म होने के बाद नैना हमेशा की तरह चुपचाप लाइब्रेरी चली गई। वो वहां कुछ नॉवेल्स देखने लगी। शेल्फ पर तरह तरह की किताबें रखी थीं। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी किताब पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। बिना देर किए नैना ने वो किताब निकाली, पर तभी अचानक वही चारों दोस्त फिर से वहां आ पहुंचे। उस वक्त लाइब्रेरी पूरी तरह खाली थी। वहां सिर्फ नैना थी। उन्हें देखते ही नैना घबरा गई।
श्रवण ने नैना के हाथ से किताब छीनते हुए मुस्कुराकर कहा, आज कुछ अलग करते हैं तेरे साथ। इतना कहते ही बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल राहुल ने नैना का चश्मा उतारते हुए ताना मारा, तू इस चश्मे के बिना ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगी, है ना? अब देख तेरे इस चश्मे का क्या हाल करता हूं। इतना कहकर राहुल ने बेरहमी से नैना का चश्मा जमीन पर फेंक दिया और एक ही झटके में अपने जूते के नीचे रखकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया। ये देखते ही नैना की आंखों में आंसू भर आए। नैना को रोता देख चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी कॉलेज के प्रिंसिपल अंदर आ गए। उनके साथ रोहित भी था। प्रिंसिपल को देखते ही चारों लड़के ऐसे मासूम बनने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। तभी प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, अगर दोबारा इस लड़की को परेशान किया तो तुम चारों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। चारों ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन सर हमने तो कुछ किया ही नहीं। तभी नैना ने हिम्मत जुटाई और बोली, ये झूठ बोल रहे हैं सर। जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है ये लोग रोज मुझे बुली करते हैं। आज तो इन्होंने मेरा चश्मा तक तोड़ दिया। यह सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, अब तुम्हें डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे रोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब से ये लोग तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर नैना के दिल को एक अजीब सी राहत मिली, जैसे किसी ने उसके भीतर की डर और बेबसी को चुपचाप सहला दिया हो। उस दिन के बाद उन चारों में से किसी ने भी नैना को परेशान नहीं किया। ये बात नैना के लिए बहुत बड़ी राहत थी। इसी दौरान रोहित और नैना के बीच दोस्ती भी हो गई। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। उनकी दोस्ती को लगभग 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में नैना रोहित से दिल लगा बैठी थी। वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी, मगर नैना ये भी जानती थी कि रोहित शायद कभी उसे उस तरह नहीं चाहेगा। लेकिन नैना ने इस सच्चाई को भी दिल से स्वीकार कर लिया था। रोहित को एक दोस्त के रूप में पाकर वो खुश थी। भले ही वो रोहित को अपना नहीं बना सकती थी, लेकिन एक दोस्त बनकर हर पल उसके साथ रहना ही उसके लिए काफी था। फुर्सत के पलों में जब वो रोहित के साथ बैठकर बातें करती तो उसे बेहद सुकून मिलता था। वो कुछ पल उसके लिए पूरी दुनिया के बराबर थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और नैना के दिल में रोहित के लिए उमड़ता प्यार भी हर दिन बढ़ता गया। लेकिन यही प्यार दोनों की दोस्ती में दरार की वजह बन गया। रोहित की जिंदगी में श्वेता नाम की एक लड़की आई जो उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। धीरे धीरे रोहित और श्वेता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इसी चक्कर में रोहित नैना को वक्त नहीं दे पाया। श्वेता के आने के बाद तो जैसे रोहित पूरी तरह बदल गया था। न पहले जैसा अपनापन, न पहले जैसी बातें और न ही वो मुस्कान जो नैना को हर दिन देखने की आदत थी। अब पूरे कॉलेज में हर कोई बस रोहित और श्वेता के रिश्ते की बातें करता रहता था। ये सब देखकर नैना के अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट उठती थी, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। जब भी वो रोहित को श्वेता के साथ देखती, उसका दिल जैसे टूट जाता था। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से हमेशा यही सवाल करने लगती, श्वेता कितनी सुंदर है, गोरा रंग, नाजुक चेहरा, हर बात में आत्मविश्वास, और मैं इतनी साधारण, इतनी सीधी सादी। वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो तो श्वेता जैसी खूबसूरत लड़की से ही प्यार करेगा। ये सोचते सोचते नैना की आंखों से आंसू बह निकलते। मुश्किल से उसे रोहित एक दोस्त के रूप में मिला था, लेकिन श्वेता के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जो थोड़ी बहुत मुलाकातें होती थीं, वो भी अब और कम हो गई थी। रोहित से दूरी नैना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे इस सब का असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। रोहित से दूर होने के बाद वो चारों बिगड़ैल लड़के फिर से नैना को परेशान करने लगे। तंग आकर नैना ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। असल में नैना कोटा में किराए के एक कमरे में अकेली रहती थी और उन्हीं दिनों उसने खुद को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया। करीब 1 महीने बाद नैना ने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए रूप में। उसे देखते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। रोहित और श्वेता भी उसे देखते ही रह गए।
नैना का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा निखरा हुआ था। उसकी आंखों पर अब वो मोटा चश्मा नहीं था। बदली हुई लग रही हूं, जैसे तुम बदल गए थे वैसे ही ना। रोहित थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे फिर से ताना मत मार यार, तू जानती है ना कितना व्यस्त रहता हूं मैं। ऊपर से रिजल्ट आने वाला है, उसकी भी टेंशन है। नैना ने धीरे से कहा, हाँ, और श्वेता को वक्त देना भी तो जरूरी है। उसे नाराज नहीं होने देना, उसकी भी तो टेंशन होती होगी ना तुम्हें। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं होगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। नैना ने हल्की नाराजगी भरे लहजे में कहा, और मैं तेरी दोस्त नहीं हूं क्या? मेरे लिए जरा सा भी वक्त नहीं था तेरे पास। एक बार भी फोन नहीं किया ये पूछने कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही। क्या बस इतनी सी थी तेरी दोस्ती? रोहित ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब बता तो सही, पूरा 1 महीना कहाँ थी तू? कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? नैना ने गहरी सांस लेकर कहा, उन 4 शैतानों की वजह से, तेरी गैर मौजूदगी में वो फिर से मुझे परेशान करने लगे थे। तंग आकर मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। रोहित थोड़ा गंभीर होकर बोला, तो तूने मेरे पापा को क्यों नहीं बताया? वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो कुछ करते और मुझे भी बता सकती थी ना। नैना की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, कैसे बताती रोहित, मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। खैर अब छोड़ो, बाद में बात करेंगे। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। रोहित बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो दिल से अपनी गलती सुधारना चाहता था। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद नैना सीधे कैंटीन चली गई, लेकिन जैसे ही उसने खाना लेने के लिए ट्रे उठाई, वैसे ही वो 4 शैतान फिर से वहां आ धमके। श्रवण मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, लगता है 1 महीना छुट्टी लेकर सर्जरी करवा के आई हो। क्यों ना आज तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दें। इतना कहकर वो अपने 3 साथियों के साथ जोर जोर से हंसने लगा। नैना इस बार भी चुपचाप खड़ी रही, मगर इस बार उसकी चुप्पी में कोई अलग बात थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था ना आंसू, बस एक अजीब सी ठंडक थी, एक सन्नाटा जो डर से नहीं आत्मविश्वास से भरा था। वो बिना पल के झपकाए उन 4 को ऐसे देख रही थी जैसे अब किसी बात का डर ही ना बचा हो। तभी रोहित वहां आया। उसने गुस्से में कहा, उसे परेशान करना बंद करो, वरना मुझे फिर से प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। इससे पहले कि वो 4 कुछ बोल पाते, नैना ने निर्भीक स्वर में कहा, रोहित, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद लड़ूंगी, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। नैना की बात सुनकर रोहित एक पल के लिए हैरान हो गया। वो लगता है नैना बहुत गुस्से में है, पर उसे नहीं पता कि अकेले इन 4 का सामना करना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वो तुरंत प्रिंसिपल के दफ्तर की ओर भाग गया। इधर मौके का फायदा उठाकर वो 4 फिर नैना के पास पहुंच गए। श्रवण आगे बढ़ा और नैना के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल नैना ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी चीख कैंटीन में गूंज उठी। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह गए। फिर नैना ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचा। इतनी ताकत थी उसके हाथों में कि बाकी 3 दोस्त मिलकर भी श्रवण को छुड़ा नहीं पा रहे थे। कैंटीन में ठहाके गूंजने लगे। अब लोग नैना की हिम्मत पर हंस नहीं, तालियां बजा रहे थे। इतने में रोहित प्रिंसिपल को लेकर वहां पहुंचा, पर सामने का नजारा देखकर खुद प्रिंसिपल भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बस करो नैना। नैना वहीं रुक गई और श्रवण को छोड़ दिया, मगर उसके बंद हाथ में श्रवण के बालों का एक गुच्छा रह गया था। नैना ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द नहीं, बदले की सुकून भरी ठंडक थी। रोहित बस उसे देखता रह गया, जैसे पहली बार वो समझ पाया हो कि नैना अब वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं रही। प्रिंसिपल ने नैना को डांटा, पर नैना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस शांत खड़ी थी, जैसे कह रही हो, अब मैं किसी से नहीं डरती। उस दिन के बाद से नैना अब पहले जैसी डरपोक नहीं रही। वो हर रोज बेझिझक कॉलेज आने लगी थी। लेकिन जो बात सबको चौंका देने वाली थी वो ये
जब भी श्रवण नैना से उलझने की कोशिश करता तभी अचानक उसके नाक से खून बहने लगता, उसे चक्कर आने लगते और कुछ ही पल में वो बेहोश होकर गिर जाता। अजीब बात यह थी कि ऐसा सिर्फ तभी हो पाता था जब श्रवण या उसके तीनों दोस्त नैना को तंग करने की कोशिश करते। धीरे धीरे श्रवण की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे खून की उल्टियां आने लगीं, शरीर कमजोर पड़ गया और आखिरकार उसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। ये सब देखकर उसके बाकी तीनों साथी भी डर गए। कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो चला था कि ये सब नैना ही कर रही है। दिन बीतते गए। अब पूरे कॉलेज में नैना की चर्चा होने लगी थी। जो लोग कल तक उसके रंग रूप का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी ओर खींचे चले आते थे। कई लड़कों ने तो नैना को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन नैना का दिल सिर्फ रोहित के लिए ही धड़कता था। फिर भी ना जाने क्यों उसे चाहने के बावजूद नैना अब रोहित से दूरी बनाने लगी थी। वो सिर्फ रोहित से ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज से अलग रहने लगी थी। ना वो किसी से दोस्ती करती, ना बातचीत, बस अपनी पढ़ाई और अपने ख्यालों में खोई रहती थी, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में जी रही हो। लेकिन रोहित से ये सब देखा नहीं गया। एक दिन उसने मौका पाकर नैना से अकेले में पूछ ही लिया, और कितने दिन नाराज रहोगी मुझसे नैना? मान लिया ना, मुझसे गलती हुई थी, पर तुम तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तक नहीं दे रही। थोड़ी आत्मनिर्भर क्या हुई? तुमने तो मुझे पूरी तरह भुला ही दिया। नैना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ताना मारते हुए कहा, हाँ, भुला दिया, जैसे तुमने मुझे भुला दिया था श्वेता के लिए। रोहित झुंझलाकर बोला, तुम हर बार श्वेता को बीच में क्यों ले आती हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरी दोस्त। नैना ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त को भूल जाओगे? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रोहित। अब मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। ये कहकर नैना बिना पीछे देखे वहां से चली गई और रोहित बस उसे जाते हुए देखता रह गया। एक दिन नैना कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में आगे जाकर उसने देखा कि बीच सड़क पर अमित और आयुष रोहित को बेरहमी से पीट रहे थे। पास ही रोहित की गर्लफ्रेंड श्वेता खड़ी थी, जो दोनों के आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। नैना को अपनी तरफ आते देख श्वेता दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए बोली, नैना देखो, ये दोनों तुमसे बदला लेने के लिए रोहित पर गुस्सा निकाल रहे हैं। देखो कैसे बिना रुके उसे पीटे जा रहे हैं। अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो रोहित मर जाएगा। नैना के सामने रोहित जमीन पर पड़ा था। उसके सिर और मुंह से खून बह रहा था और दोनों लड़के उसे लगातार मारते जा रहे थे। यह सब देखकर नैना का खून खौल उठा। गुस्से से भरी नजरों के साथ नैना उनके पास पहुंची। उसने आयुष का कॉलर पकड़ते हुए कहा, छोड़ दे उसे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आयुष पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और नैना को धक्का देकर फिर से रोहित को पीटने लगा। रोहित की हालत देखकर श्वेता बिलखने लगी और अब नैना का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया। उसने गुस्से से दोनों की तरफ देखा और कुछ अजीब से शब्द बुदबुदाने लगी। श्वेता ने यह सब गौर से देखा। नैना के होंठ हिल रहे थे और उसके हाथ अजीब सा इशारा कर रहे थे। अगले ही पल आयुष के दाईं पैर में तेज दर्द उठा। वो वहीं रुक गया और दर्द से चीखने लगा। अमित घबराकर बोला, अरे क्या हुआ तेरे पैर को? अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? आयुष कराहते हुए बोला, मुझे लगता है मेरी टांग की हड्डी टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर नैना के होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान आ गई। श्वेता को अब सब कुछ समझ आने लगा था, मगर उस वक्त उसे सिर्फ रोहित की चिंता थी। वो उसके पास बैठी थी और उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। रोहित भी ये सब देखकर हैरान था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगी थीं। उधर अमित किसी तरह आयुष को बाइक पर बैठाकर वहां से ले जाने लगा, लेकिन नैना अब और रुकने वाली नहीं थी। उसके एक और इशारे के साथ ही आयुष के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगीं। नैना ये देखकर ठंडी हंसी हंसने लगी। नैना की वो हंसी सुनकर अमित की रूह कांप गई। वो डरते हुए बोला, ये सब तू ही कर रही है ना? श्रवण को भी ऐसे ही खून की उल्टियां होती थी। वो सब भी तेरे ही कारण था, है ना?
नैना ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, सब मैंने ही किया था। जो भी मुझसे उलझेगा उसका यही हाल होगा, लेकिन अगर किसी ने भी रोहित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि अमित के पैर कांपने लगे। रोहित और श्वेता दोनों स्तब्ध खड़े थे। अमित हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन नैना नहीं रुकी। वो अपनी अजीब सी शक्ति से आयुष की हालत और बिगाड़ती जा रही थी। तभी रोहित ने दर्द भरी आवाज में कहा, नैना, छोड़ दो, इन्हें जाने दो, तुम्हें मेरी कसम। रोहित की कसम सुनते ही नैना कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से पीछे हटी। उसने उन दोनों को जाने दिया। अमित किसी तरह आयुष को बाइक पर बिठाकर वहां से भाग गया और सड़क पर बस नैना, रोहित और श्वेता रह गए। नैना तेजी से रोहित के पास आई और घबराई आवाज में बोली, अरे रोहित, तुम्हारे माथे से बहुत खून निकल रहा है, हमें तुरंत तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रोहित ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। बस तुम ये बताओ, क्या तुम काला जादू करती हो? नैना एक पल के लिए सन्न रह गई। रोहित आगे बोला, मुझे कभी इन बातों पर भरोसा नहीं था, बस दूसरों से सुना करता था, लेकिन अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो किसी काले जादू से कम नहीं था। सच सच बताओ नैना, क्या तुम किसी ताकत का इस्तेमाल करती हो? नैना ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उसे डर था कि अगर सच बोल दिया तो कहीं रोहित की नजरों में ना गिर जाए। रोहित घायल और बेचैन उसके जवाब का इंतजार करता रहा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो झल्लाकर बोला, चुप क्यों हो? जवाब दो नैना, क्या ये सच है? नैना ने धीमे स्वर में हाँ कह दिया। उसका जवाब सुनकर रोहित हैरान रह गया। मतलब, तुम अपने इस काले जादू से किसी को भी चोट पहुंचा सकती हो? मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी मासूम लड़की समझता था और तुम ये सब करती हो। इस पर श्वेता ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? ये सोचो कि नैना की वजह से आज तुम्हारी जान बच गई, वरना वो दोनों तुम्हें जान से मार देते। लेकिन रोहित के मन में अब भी अनगिनत सवाल उठ रहे थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब वो किसी भी तरह जानना चाहता था। कुछ देर खामोश रहने के बाद नैना ने अपनी सफाई में कहा, रोहित, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे मन में मेरे बारे में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैंने कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो बस अपने बचाव के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया था। इस पर रोहित ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या ये शक्तियां तुम्हें शुरू से ही मिली हुई हैं? और ये कैसी शक्तियां हैं नैना? रोहित के सवाल सुनकर नैना ने गहरी सांस ली और बोली, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं 1 महीना कहाँ थी? तो सुनो। वो आगे बताने लगी, मैं उन 4 बिगड़ैल लड़कों से तंग आ चुकी थी, ऊपर से तुम भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ देने का फैसला कर लिया। बिना किसी को कुछ बताए मैं अपने गांव लौट आई, वहीं जहां दादी का पुराना घर था। मम्मी पापा के पास नहीं गई, क्योंकि अगर जाती तो वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते। कॉलेज क्यों छोड़ा, क्या हुआ वहां, और मैं उन सवालों का सामना नहीं कर पाती, इसलिए मैं दादी के घर में ही रहने लगी। कुछ हफ्ते बीते तो थोड़ा सुकून महसूस हुआ, पर जल्द ही वहां कुछ अजीब लगने लगा। दादी के घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। ना जाने क्यों उस कमरे को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जागने लगी थी। मैंने एक दिन दादी से पूछ ही लिया, दादी, वो कौन सा कमरा है? मुझे एक बार देखना है अंदर क्या है। इस पर दादी ने कहा, वो कमरा खाली है बेटा, बस कुछ बेकार का सामान पड़ा है। हर बार वो इसी तरह बात टाल देती थी, लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान दिया, वो उस कमरे की चाबी हमेशा छिपा कर रखती थी, और बस यहीं से मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती चली गई। मैंने देखा था कि दादी ने उस चाबी को एक माला में पिरोकर गले में डाल रखा था, जिसे वो ज्यादातर अपने दुपट्टे से ढक लिया करती थीं। मैंने कभी उन्हें उस माला को गले से उतारते हुए नहीं देखा था। वो उस चाबी को इस तरह अपने पास रखती जैसे किसी खजाने की चाबी हो। ऐसे ही अजीब से ख्याल मेरे मन में उठ रहे थे।
आखिर मुझसे रहा नहीं गया और एक रात मैंने हिम्मत जुटाई उस चाबी को हासिल करने की। उस रात दादी गहरी नींद में थीं और मेरी नजरें लगातार उन पर टिकी हुई थीं। वो जोर जोर से खर्राटे ले रही थीं। मैं सोच रही थी किसी तरह बिना उन्हें जगाए उनके गले से वो माला उतार लूं, लेकिन कुछ भी करने से पहले मैंने उन्हें 3 बार आवाज दी, दादी, दादी उठो, दादी। पर जवाब में सिर्फ उनके खर्राटों की आवाज आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो गहरी नींद में डूबी हुई हैं। बस यही तो मौका था। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए उनके पास पहुंची और बहुत सावधानी से उनके गले से वो माला खींचने लगी। जरा सा जोर लगाते ही धागा बिना कोई आवाज किए टूट गया और उस बंद कमरे की चाबी आखिरकार मेरे हाथ लग गई। वही चाबी लेकर मैं दबे पांव उस बंद कमरे के पास पहुंची। इस सन्नाटे भरी रात में मैं एकदम चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस चाबी से ताले को खोलने लगी। जैसे ही दरवाजे का ताला खुला, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस पल मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे दादी हमेशा बंद रखती हैं। मैंने धीरे से दरवाजा धकेलने की कोशिश की तो वो चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुलने लगा। अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे वो मुझे अंदर बुला रही हो। लेकिन मेरे कदम डर के मारे कांप रहे थे। फिर भी मेरी जिज्ञासा ने मुझे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक गहरा और दिल में डर पैदा करने वाला सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत जम चुकी थी। वहां पुराने लकड़ी के कई रैक पड़े थे, जिन पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और कुछ अजीब सी काले रंग की गुड़ियां पड़ी थीं। उन गुड़ियों के ऊपर मकड़ियां रेंग रही थीं। सामने एक पुराना लकड़ी का टेबल भी था, जिस पर धूल की मोटी तह जमी थी। उस पर एक पुरानी किताब रखी मिली, बिल्कुल बेजान सी। पूरा कमरा जैसे किसी अनजाने डर की गवाही दे रहा था। हर चीज को देखकर मन घबरा रहा था। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत अजीब और डरावनी लग रही थीं, जैसे इंसान की आंखें हों और वो सीधी मेरी तरफ घूर रही हो। उस गुड़िया को देखकर मेरा दिल घबरा रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, जैसे वो गुड़िया मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उस गुड़िया की तरफ बढ़ाया, तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत की तेज आवाज सुनाई दी, वहीं रुक जा, किसी भी चीज को मत छूना। मैं डर के मारे पलटी और देखा वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, मेरी दादी थी, जो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उन्हें अचानक अपने पीछे देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने घबराकर कहा, दादी, आप तो सो रही थी ना? इस पर दादी ने मुझे डांटते हुए कहा, तू क्या सोच रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे दादी हूं तेरी आंखें पढ़ लेती हूं। कब से तेरी नजर उस बंद कमरे पर टिकी रहती थी, तभी से मैं तेरे इरादे भांप गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब आप अब तक सोने का नाटक कर रही थीं? दादी बोली, हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि तेरे अंदर उस कमरे को देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तेरी आंखें सब कह रही थीं, अब देख लिया सब, मिल गई तुझे तसल्ली, ठंडक पड़ गई दिल को, अब चुपचाप बाहर निकल। इतना कहकर दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर खींच लाई। फिर मेरे हाथ से चाबी छीनकर और दरवाजे पर ताला लगाकर बोली, अब दोबारा इस तरफ पैर मत रखना। दादी की ये हरकत देखकर मेरे मन में ढेरों सवाल उठने लगे। मैंने झिझकते हुए पूछा, वो जो अंदर अजीब सी गुड़िया रखी थी, वो क्या थी? मेरे इस सवाल पर दादी का चेहरा सख्त हो गया। वो गंभीर स्वर में बोली, सच सच बता, तूने अंदर किसी चीज को छुआ तो नहीं? उनके इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने जवाब में कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं छुआ। फिर दादी मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छा किया जो कुछ नहीं छुआ। अगर तूने वहां रखे किसी भी सामान को हाथ लगाया होता तो। इसके आगे वो कहते कहते रुक गई। मैंने पूछा, क्यों दादी, क्या हो जाता अगर मैं छू लेती? दादी की आवाज और भारी हो गई, तो तुझे शाप लग जाता या फिर कोई शैतानी ताकत तेरे पीछे पड़ जाती। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
दादी की बातें मुझे डरा तो रही थी, लेकिन साथ ही मन में कई सवाल भी खड़ा कर रही थी। ऐसे ही अनगिनत सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। आखिरकार जो भी सवाल मेरे मन में थे, मैंने हिम्मत जुटाकर दादी से पूछ ही लिए। शुरुआत में तो दादी ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने बार बार जोर दिया तो उन्होंने जो बताया वो मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी बातें हकीकत भी हो सकती हैं। दादी ने कहा, ये गुड़ियाएं साधारण नहीं हैं, इन पर काली शक्तियों का असर है। हर एक गुड़िया में अलग अलग शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा बसी हुई है। इन्हें ऐसे ही छूना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उन्हें जागृत करने के लिए पहले अंधेरे में उनके सामने एक मोमबत्ती जलानी होती है, फिर कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। ये मंत्र तब तक दोहराने होते हैं जब तक उनकी तरफ से कोई संकेत न मिल जाए। मैंने पूछा, किस तरह का संकेत, और वो संकेत देते कैसे हैं? दादी बोली, जैसे ही तुम उस जली हुई मोमबत्ती के सामने बैठकर मंत्र पढ़ोगी, तुम्हें अचानक कुछ महसूस होगा। एक तेज हवा का झोंका आएगा और उसी के साथ मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। वो उनका इशारा होता है कि उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या आप ये सब कर चुकी हैं दादी? आपने काला जादू किया था, लेकिन क्यों? दादी ने धीमी भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैंने किया था। उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तेरे माता पिता यानी मेरा बेटा और बहू मुझे इस पुराने घर में छोड़कर शहर बसने चले गए थे। तू भी उनके साथ थी। इस उम्र में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं बस चाहती थी कि मेरा परिवार फिर से मेरे पास लौट आए। इसी चाहत में मैंने वो रास्ता चुन लिया जो नहीं चुनना चाहिए था। एक शाम किसी ने मुझे एक पुरानी किताब दी जिसमें काले जादू की सारी विधियां लिखी थीं। यहां तक कि ऐसे मंत्र भी थे जिन्हें पढ़ने का जोखिम कोई नहीं उठाता। मैंने वो किताब कई दिनों तक अपने पास संभाल कर रखी। जिसने भी वो किताब दी थी उसने साफ कहा था, इसे कभी गलत काम में मत इस्तेमाल करना, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बस अपना परिवार वापस पाना चाहती थी। मैंने वो किताब पढ़ी और उसमें लिखी हर चीज सीखनी शुरू कर दी। उन्होंने आगे बताया, वो किताब पढ़ते ही जैसे ही अगला पन्ना पलटा, मुझे कुछ नया दिखा और बस यहीं से सब शुरू हुआ। उस पन्ने पर कई गुड़ियों की अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं, काले रंग के कपड़े पहने हुए। हर गुड़िया का अलग अलग विचित्र नाम था और उन नामों के साथ अलग अलग मंत्र भी लिखे थे। सब देखकर मैं फिर से पन्ना पलटती हूँ। अगले पन्ने पर उन गुड़ियों के बारे में जानकारी लिखी थी और मैं उसे बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, जिसने भी यह विधि पूरी करके उन गुड़ियों को वश में कर लिया, उसे कई शक्तियां और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। दादी ने बस इतना ही कहा और अचानक चुप हो गईं। उनके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं, जैसे कोई पुरानी डरावनी याद ताजा हो गई हो। मैंने सवाल करते हुए कहा, आगे बताइए ना दादी, आप चुप क्यों हो गईं? बोलिए ना। दादी ने कहा, बस और कुछ नहीं बताना मुझे, जो बताना था बता दिया। अब बहुत हो गया, रात हो चुकी है, सो जा। आखिरी सवाल करते हुए मैंने पूछा, कहीं ये वही किताब तो नहीं जो मैंने उस कमरे की मेज पर पड़ी हुई देखी थी? दादी ने कहा, जो अंदर देखा था उसे अपने दिमाग से निकाल दे। उनके इस जवाब से मैं समझ गई कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने कहा, काश दिमाग से सब कुछ निकालना आसान होता दादी, काश मैं ऐसा कर पाती। दादी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ तुझे? मैंने रोते हुए कहा, दादी मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। वहां वो लोग मेरी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते हैं, मुझे धमकाते हैं, पढ़ना लिखना तक मुश्किल कर दिया है। इसीलिए बिना किसी को बताए मैं आपके घर आ गई, सुकून की तलाश में। मुझे लगता है मैंने सही किया यहां आकर। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। दादी मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने पूछा, किस तरह की मदद, और मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूं? मैंने रोते हुए कहा, दादी बचपन से मैं इस दुनिया की कठोरता बर्दाश्त किए जा रही हूं, अब और सहन नहीं होता। मुझे इन काली शक्तियों के जरिए कुछ ताकतें दे दीजिए ताकि मैं खुद के लिए लड़ सकूं। मेरी उस बात पर ना जाने दादी को क्या हुआ कि वो अचानक मुझ पर भड़क पड़ी। उन्होंने गुस्से में कहा, पागल मत बन,
ये कोई खिलौना नहीं है जो मैं तेरे हाथ में दे दूं। तू जानती भी है इन चीजों का गलत असर कितना भारी पड़ता है। मैं भी ये सब करके देख चुकी हूं, भुगत चुकी हूं, इसलिए नहीं चाहती कि तू भी वही गलती दोहराए। दुनिया की बेइज्जती और मार से तो तू बच जाएगी, लेकिन बदले में इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दादी मुझे समझा रही थीं, लेकिन मैं अपने दुख में इतनी डूब गई थी कि बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, अगर मुझे वो शक्तियां मिल जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मैंने उनसे बहुत विनती की, हाथ जोड़े, पर वो किसी भी तरह नहीं मानी। उल्टा साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने ये सब करने की जिद की तो मुझे इस घर से जाना होगा। उस रात मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाती रही। उस दिन के बाद से मैंने दादी से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं चुपचाप कमरे में ही पड़ी रहती थी, ना मम्मी पापा के घर जाती, ना ही कॉलेज जाने की हिम्मत जुटा पाती। दादी रोज थाली में खाना लेकर आती, पर मैं ठीक से खा भी नहीं पाती थी। इतना अंदर से टूट चुकी थी मैं। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। दादी से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। आखिर एक दिन वो खुद मेरे पास आईं और बोली, ठीक है, मैं तुझे वो शक्तियां पाने वाली किताब दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तू कभी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, उन्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग में लाएगी। दादी की ये बात सुनकर मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जाग उठी। उसके बाद दादी मुझे उस बंद कमरे में ले गईं। वहीं उस मेज पर रखी पुरानी किताब को उठाते हुए उन्होंने कहा, जो कुछ भी इस किताब में लिखा होगा वही मैं तुझसे करवाऊंगी, और तू वही करेगी जो मैं कहूंगी। याद रखना, इस क्रिया के दौरान जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बस चुपचाप सिर हिलाकर उनकी बात मानती रही। फिर उन्होंने वो किताब मेरे हाथों में थमाई और कहा, इसे ध्यान से पढ़, लेकिन पढ़ते वक्त किसी भी मंत्र को जुबान से मत दोहराना। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हर पन्ना पलटते हुए मैं उस किताब को गहराई से पढ़ने लगी। उसमें तरह तरह की तांत्रिक विधियों का जिक्र था, उनके फायदे और नुकसान तक का विवरण लिखा था। फिर मैं उस पन्ने पर पहुंची जहां उन काली गुड़ियों की अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। हर तस्वीर के नीचे अलग अलग क्रियाएं और उनसे जुड़े मंत्र लिखे हुए थे, जिन्हें मैं ध्यान से पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये सब तो बहुत आसान है। मैंने मन ही मन कहा, ये तो बिल्कुल आसान क्रिया है। फिर दादी इस क्रिया से इतना डरती क्यों हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो अब एक अच्छा मौका है ताकतें हासिल करने का। जब मैंने पूरी किताब पढ़ ली तो मैंने दादी से कहा, दादी, मैंने किताब पूरी पढ़ ली है, सब समझ आ गया है। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? दादी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आज रात से ही शुरू करते हैं, लेकिन मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तू सच में ये सब करना चाहती है? मैंने बिना झिझके हाँ में जवाब दिया, पर मेरे उत्तर से दादी के चेहरे पर संतोष नहीं था। वो कुछ बेचैन सी लग रही थी। फिर उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, आज रात तैयार रहना, कोई भी गलती मत करना। दिन ढलने लगे और देखते ही देखते रात हो गई। रात की खामोशी चारों तरफ पसरने लगी थी। मैं और दादी उस विधि के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। दिल की धड़कनें तेज थीं और साथ ही मेरी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हम उस बंद कमरे के अंदर पहुंचे, दादी ने वहां रखी उन गुड़ियों के नाम और उनके मायने बताने शुरू किए। 1, रोहिणी, जो चांदनी के अंधेरे में रोशनी को निगल जाती है। 2, भुराली, मिट्टी और राख से बनी गुड़िया जो इंसानी शरीर से जीवन ऊर्जा खींच लेती है। 3, तमसिका, शुद्ध अंधकार की प्रतिमा जो मन और सपनों पर राज करती है। 4, खारिणी, जिसकी आवाज सुनते ही लोगों का दिमाग भ्रमित हो जाता है। 5, वेत्रा, जिसे आग और दर्द से ताकत मिलती है। 6, छाया, जो किसी की परछाई बनकर उससे चिपक जाती है और धीरे धीरे उसी में समा जाती है। 7, मृगना, जो इंसान के डर को अपने पोषण के रूप में खाती है। 8, धौम्या, जो राख, धुएं और अंधेरे से जन्मी थी और आखिर में थी 9, निष्क्रिया, सबसे शांत और प्राचीन गुड़िया जो कभी हिलती नहीं पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये सारे नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे। दादी ने कहा, इन 9 गुड़ियों में से किसी एक को चुन।
मैं एक एक गुड़िया को गौर से देख रही थी। तभी मन में एक सवाल उठा। मैंने पूछा, दादी, क्या ये सारी काली गुड़िया आपने ही बनाई है? क्या आपको इनसे कोई शक्ति मिली? इस पर दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जितना कहा है उतना ही कर, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। तेरा काम हो रहा है ना, बस उसी पर ध्यान रख। उनकी बातों से साफ समझ आ गया कि वो कुछ न कुछ छिपा रही हैं। मैंने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए एक गुड़िया चुन ली, निष्क्रिया, जो सबसे शक्तिशाली थी। दादी ने तुरंत कहा, तुझे यही गुड़िया चुननी थी? संभाल पाएगी इतनी बड़ी ताकत? मैंने जवाब दिया, आपने ही तो कहा था कि अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकती हूं। अब जब मैंने चुन लिया है तो आप अपनी बात से क्यों पलट रही हैं? अगर सौदा करना पड़े तो वो भी करूंगी। मैं अपनी बात पर अड़ी रही। दादी ने लाचार होकर मुंह बनाया और मान गई, लेकिन उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये क्रिया पहले भी कर चुकी हों, पर किसी गलती की सजा भुगत चुकी हों। पर मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। मैंने तय कर लिया था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं ये पूरी क्रिया सही तरीके से पूरी करूंगी। इसके ठीक अगले पल दादी ने उस काली गुड़िया को उठाया, जिसका नाम था निष्क्रिया, और उसे सावधानी से ठीक सामने खड़ा कर दिया। फिर उसके आगे एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही मोमबत्ती की लौ टिमटिमाने लगी, दादी ने मेरे हाथ में वही पुरानी किताब थमाई और गंभीर आवाज में बोली, अब तू इस मंत्र को बार बार दोहराएगी, बिना रुके, बिना किसी गलती के, और तब तक दोहराते रहना जब तक उसकी तरफ से कोई संकेत न मिल जाए। उन्होंने आगे कहा, यह पल तेरे लिए बहुत डरावना हो सकता है। हो सकता है कि तुझे अगले पलों में कुछ ऐसा दिख जाए जिसे देखकर तू घबरा जाए, पर तू बिल्कुल भी घबराना मत। जो भी तेरे सामने प्रकट होगा उसकी आंखों में देखना और चुप रहना जब तक वो खुद कुछ न कहे, और जैसे ही वो तुझसे कुछ बोले, सही जवाब देना बिना डरे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर वो होगा कौन? दादी ने बस इतना कहा, पता चल जाएगा। बस जितना कहा है उतना ही करना, और याद रख, तुझे ये सब अकेले करना होगा। अब मैं जा रही हूं, कल सुबह आकर तुझसे मिलूंगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहकर दादी उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, और जाते जाते घर की सारी बत्ती बुझा दी। अब वहां बस मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी रह गई थी, जो दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। उस मध्यम रोशनी में वो काली बड़ी सी गुड़िया बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। ना जाने क्यों मेरा दिल मुझे बार बार ये सब करने से रोक रहा था, लेकिन मेरे भीतर का जिज्ञासा, शायद शैतानी मन, मुझे मजबूर कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, बिना अंजाम की परवाह किए। अगले ही पल मैंने एक गहरी सांस ली और वो मंत्र अपनी जुबान से दोहराने लगी। कई घंटों तक मैं एक ही जगह पर बैठी उस गुड़िया और उसके आगे जलती मोमबत्ती को देखती रही और लगातार वही मंत्र दोहराती रही। आंखों में जलन होने लगी थी, जुबान भी थककर भारी पड़ चुकी थी, मगर मैं रुकी नहीं, बस बोलती चली गई। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजर गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। डर के मारे मैं रुकने ही वाली थी कि तभी दादी की कही बात याद आई, जो भी हो, मंत्र दोहराना बंद नहीं करना। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से मंत्र बोलना जारी रखा, लेकिन तभी फिर से वही ठंडी हवा मेरे शरीर को छू कर निकल गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, अब मैं इस कमरे में अकेली नहीं हूं, कोई और भी यहां मौजूद है। डर के मारे मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए थे, पर नियम के मुताबिक न मैं अपनी जगह से हिल सकती थी, न सिर घुमाकर यहां वहां देख सकती थी, और न मंत्र बोलना बंद कर सकती थी। बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर बैठी रही। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसने मेरे चेहरे को छूते हुए वो मोमबत्ती एक ही पल में बुझा दी। मोमबत्ती के बुझते ही मुझे दादी की वो संकेत वाली बात याद आई। मैं समझ गई, मुझे इशारा मिल गया है, यानी मेरी पुकार सुन ली गई है। अब कमरे में गहरा अंधेरा छा चुका था। मेरे दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस मैं थी, अंधेरा था और कुछ अनकहा जो उस सन्नाटे के बीच सांस ले रहा था। फिर अगले ही पल अचानक मोमबत्ती अपने आप फिर से जल उठी।
जिसे देखकर हैरानी से मेरी आंखें फैल गईं। मैंने देखा कि उस मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी दीवार पर एक डरावनी परछाई बना रही थी। मेरी आंखों के सामने वो परछाई बड़ी होती चली गई। ये देखकर मैं भीतर तक कांप उठी और डर के मारे सांस रोके हुए पीछे हटी। धीरे धीरे उस कमरे की सारी दीवारें उस परछाई से ढक गईं। वो परछाई इतनी काली थी मानो पूरा अंधकार उसी में समा गया हो। तभी उसी परछाई के भीतर मुझे दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी जो देखने में अत्यंत भयावह थी। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय कांप उठा। मेरे गले से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तभी अगले ही पल एक भारी गूंजती हुई आवाज में उस काली परछाई ने मुझसे कहा, मांग जो मांगना है। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उस परछाई ने फिर कहा, तुम्हारी मन की इच्छाएं मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तब कहीं जाकर मेरे मुंह से आवाज निकलनी शुरू हुई। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे खुद के लिए शक्ति चाहिए। सामने से भारी आवाज में जवाब आया, किस लिए चाहिए शक्ति? मैंने कहा, ताकि मैं इन शक्तियों से दुनिया का अकेले सामना कर सकूं, खुद को बचा सकूं। सामने से वो भारी आवाज में हंसा और कहा, बस इतना ही? मैंने जवाब में हां कह दिया। तभी उसने कहा, नहीं, यह सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और चाहिए। मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूं। फिर मैंने कहना शुरू किया, मुझे अपने बचाव के लिए शक्ति चाहिए ताकि कोई भी मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत ना करे, लोग मेरी कद्र करें, मुझसे आकर्षित हों, मेरा सांवला रंग भी गोरा हो जाए। इसी तरह मैं बोलती चली गई। जो भी मन में था सब कह दिया और फिर चुप हो गई, जैसे कुछ और कहने को बाकी ना बचा हो। इसके बाद उस विशालकाय दिखने वाली परछाई ने कहा, तुम्हें यह सब मिल जाएगा, पर हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें मुझसे सौदा करना पड़ेगा। ना जाने उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई और मैंने इस सौदे के लिए हां कह दिया। बस फिर अगली सुबह मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अचानक मुझे चश्मे में कुछ नहीं दिख रहा था। जब मैंने चश्मा उतारा तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, कहीं कोई धुंधलापन नहीं था। मैंने गौर किया कि मेरी आंखों का रंग थोड़ा बदल चुका था। अपने भीतर मुझे एक ताकत महसूस होने लगी थी। बस फिर मैं समझ गई कि मेरे पास शक्तियां आ चुकी हैं। यह सुनकर रोहित और श्वेता हैरानी से नैना की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि कई सवाल और शक भी उभर आए थे। रोहित ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब अब तेरे पास सच में कुछ शक्तियां आ गई हैं? इस पर श्वेता ने गंभीर स्वर में पूछा, और तुमने उन्हीं शक्तियों के लिए किसी शैतान से सौदा कर लिया? इतना बड़ा जोखिम उठा लिया? सोचकर ही डर लगता है। पर वो सौदा हुआ क्या था नैना? नैना ने सवाल टालते हुए धीमे स्वर में कहा, वो तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। उस शैतान ने कहा था कि वक्त आने पर सब बता दूंगा, और मैं मान गई। रोहित ने चिंतित होकर कहा, अगर उसने बदले में तेरी जान मांग ली तो? नैना ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, यह भी हो सकता है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। इस पर रोहित झल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, बिना अंजाम की परवाह किए तूने उस शैतान से सौदा कर लिया? अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी वक्त है, इस सब से पीछा छुड़ा ले। अब से मैं तेरी रक्षा करूंगा। तुझे किसी शैतान से सौदा करने की जरूरत नहीं है। हम किसी पंडित या बाबा से बात करेंगे, वो जरूर कोई हल बताएंगे। रोहित की बात पर श्वेता ने भी हामी भरी, लेकिन नैना ने विनती भरे स्वर में कहा, नहीं, तुम दोनों ऐसा कुछ मत करना। मैंने तुम पर भरोसा करके ये सब बताया है। अगर किसी को भी इसकी भनक लग गई तो सबको लगेगा कि मैं काला जादू करती हूं। कॉलेज में सब मुझे ही दोष देंगे श्रवण की हालत का, और अब तो उसके दोस्तों को भी पता चल गया है कि मेरे पास अदृश्य शक्तियां हैं। कल तक वो ये बात हर जगह फैला देंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी। कम से कम तुम दोनों तो मेरा साथ दो। श्वेता ने नैना की बात को समझा और रोहित को भी समझाया कि अभी कोई कदम ना उठाए जिससे नैना को कॉलेज में बदनामी झेलनी पड़े। रोहित ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, हम तेरा साथ देंगे, लेकिन एक शर्त पर।
नैना ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या शर्त है? रोहित हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब से तू मुझसे नाराज नहीं रहेगी, मुझे नजरअंदाज नहीं करेगी, हम फिर से पहले की तरह दोस्त रहेंगे। ये सुनकर नैना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। श्वेता ने हंसते हुए कहा, हाँ नैना, अब तू सिर्फ रोहित की नहीं, मेरी भी दोस्त है और अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। ये कहते ही तीनों एक दूसरे के गले लग गए और उसी पल उन्होंने तय किया, चाहे जो भी हो, अब ये तीनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। अगले दिन से तीनों, नैना, रोहित और श्वेता, गहरे दोस्त बन गए। कॉलेज में अब उनकी दोस्ती की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। कुछ लोग उनकी इस मजबूत दोस्ती को देखकर खुश थे तो कुछ जलने लगे थे। श्रवण के बाकी 3 दोस्त नैना से मन ही मन बहुत जलने लगे थे, लेकिन उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें अब तक एहसास हो चुका था कि नैना के पास कुछ अजीब और खतरनाक शक्तियां हैं। साथ ही श्रवण और आयुष का हाल देखकर तो वो और भी डर गए थे। फिर भी उनके भीतर की जलन की आग शांत नहीं हुई और उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। श्रवण की तबीयत बिगड़ने के कारण वो कॉलेज नहीं आ पा रहा था और आयुष का पैर फ्रैक्चर हो जाने से वो भी घर पर था। अब बचे थे सिर्फ अमित और राहुल। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें प्रिंसिपल और कॉलेज हेड को नैना की सच्चाई बतानी चाहिए और उन्होंने वैसा ही किया। पूरे कॉलेज के सामने उन्होंने नैना पर आरोप लगा दिए। ये सुनकर सारे छात्र हैरान रह गए। उसी वक्त नैना प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर आई, कई छात्र उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। नैना खुद को बहुत असहज महसूस करने लगी और चुपचाप प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या सुनने में आ रहा है तुम्हारे बारे में नैना? क्या तुम काला जादू करती हो? क्या श्रवण और आयुष तुम्हारी वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं? क्या सच में तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है? नैना डर से सहम कर चुप रही। प्रिंसिपल का स्वर और तेज हो गया, जवाब दो नैना, क्या ये सब सच है? इससे पहले कि नैना कुछ कह पाती, तभी रोहित और श्वेता वहां पहुंच गए और जोर से बोले, ये सब झूठ है सर, असलियत कुछ और है। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मतलब? साफ साफ बताओ। श्वेता ने आगे बढ़कर कहा, दरअसल एक दिन कॉलेज से घर लौटते वक्त अमित और आयुष दोनों ने मिलकर रोहित को सड़क पर पीटना शुरू कर दिया था। मैं भी वहां मौजूद थी। इसी बीच नैना वहां से गुजरी और जब उसने देखा कि रोहित पर हमला हो रहा है तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने मुझे भी संभाला और हम तीनों किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। ये सुनकर प्रिंसिपल ने सवाल भरी नजरों से अमित और राहुल की तरफ देखा। अमित ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों, इनके पास कोई सबूत नहीं है। इस पर रोहित ने सीधा जवाब दिया, सबूत चाहिए ना? तो याद कर, जब तू और आयुष मुझे पीट रहे थे, वहां सड़क के कोने पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। यह सुनते ही अमित का चेहरा उतर गया और वो खामोश हो गया। वो नैना की सच्चाई उजागर करना चाहता था, लेकिन अपनी करतूत छिपाना चाहता था। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई और कॉलेज के सामने सच साफ हो गया। रोहित और श्वेता ने नैना की ढाल बनकर उसका साथ दिया, किसी को भी उस पर उंगली उठाने नहीं दी। ये देखकर नैना के दिल को सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेली नहीं है। सारे छात्र उसके पास आकर बोले, माफ करना नैना, हमने तुम्हें गलत समझा था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी नैना की इस सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हर शाम रोहित और श्वेता नैना से मिलने उसके किराए वाले कमरे पर आ जाते थे। तीनों साथ बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते और वक्त अच्छे से बीतता था। लेकिन इन्हीं पलों के बीच रोहित की नजरें अक्सर नैना पर ठहर जाती थीं। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहता था। कोई भी शाम ऐसी नहीं होती थी जब वो नैना से मिलने ना आता हो। उसे नैना के साथ वक्त बिताना अब बहुत अच्छा लगने लगा था, जैसे उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वही हो। धीरे धीरे श्वेता को रोहित के बर्ताव पर शक होने लगा। वो समझ गई थी कि जिस नजर से रोहित नैना को देखता है, उसमें सिर्फ दोस्ती नहीं है। अब नैना और रोहित की नजदीकियां उसे चुभने लगी थीं। रोहित अब उससे यानी श्वेता से दूर होता जा रहा था।
और नैना के और करीब आता जा रहा था। कई बार इसी बात पर श्वेता और रोहित के बीच बहस और झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन नैना के सामने रोहित हमेशा शांति से रहता, जैसे उसके पास कोई जादू हो जो उसके गुस्से को पल भर में गायब कर देता हो। श्वेता ने मन ही मन सोचा, आखिर रोहित को क्या हो गया है? नहीं, नैना ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि उसके पास वो ताकतें हैं, वो जादुई शक्तियां। श्वेता के मन में डर और जलन दोनों एक साथ पनपने लगे। उसने ठान लिया, इससे पहले कि रोहित मुझसे पूरी तरह दूर हो जाए, मुझे नैना से उसे दूर रखना ही होगा। मैं नैना को अपने और रोहित के बीच नहीं आने दूंगी। और फिर श्वेता ने वही किया। अगले ही दिन से वो किसी न किसी बहाने से रोहित को नैना से मिलने से रोकने लगी। कभी उसे अपने साथ डेट पर ले जाती, तो कभी मूवी दिखाने, बस ताकि वो नैना के पास न जा सके। पर श्वेता की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं जब उसने रोहित का वो रूप देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक शाम श्वेता और रोहित किसी कॉफी शॉप में आमने सामने बैठे हुए थे। रोहित उस वक्त कहीं खोया हुआ था, जैसे किसी के ख्यालों में डूबा हो। श्वेता ने हल्के से कहा, क्या हुआ रोहित, तुम कॉफी क्यों नहीं पी रहे? रोहित अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर उसने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर चुपचाप बैठा रहा। श्वेता ने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात करो ना। पहले तो तुम मुझसे घंटों बातें करते थे, अब तो जैसे तुम पूरी तरह बदल गए हो। मुझे मेरा पुराना रोहित वापस चाहिए। रोहित ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, वो रोहित अब नहीं मिलेगा। श्वेता उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन रोहित फिर से चुप हो गया। श्वेता अब झुंझलाने लगी। उसने गुस्से और उदासी के मिले जुले लहजे में कहा, आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे। तुम्हारा ये बदलता रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार रोहित ने झल्लाते हुए कहा, तो छोड़ दो मुझे। अगर मेरा ये अंदाज तुम्हें पसंद नहीं तो बस छोड़ दो। वैसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसके शब्दों ने श्वेता के दिल को चीर कर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रूंधे गले से बोली, मतलब अब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? तुम तो कहते थे कि मुझसे बहुत प्यार करते हो और आज ऐसी बातें कर रहे हो। ये सब सुनकर दिल टूट रहा है मेरा। यह कहते कहते श्वेता रोने लगी, मगर रोहित के चेहरे पर जैसे कोई भाव ही नहीं था। वो अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे कॉफी शॉप से बाहर चला गया। श्वेता घबराकर उसके पीछे भागी। सड़क पर उसने उसे रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो मुझे यूं अकेला छोड़कर? रोहित ने सख्त लहजे में कहा, नैना से मिलने जा रहा हूं और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अब मैं नैना से मिले बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। जरूर नैना ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, तभी तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। इतना कहकर श्वेता ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। रोहित अचानक बौखला गया। उसने जोर से उसका हाथ झटका और अगले ही पल गुस्से में श्वेता का गला पकड़ लिया। रोहित की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। वो गरजते हुए बोला, तू मुझे नैना के पास जाने से रोकेगी? कोई नहीं रोक सकता मुझे। उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। श्वेता का दम घुटने लगा। वो छूटने की कोशिश करती रही, पर रोहित जैसे किसी जुनून में पागल हो चुका था। लोग आसपास से दौड़कर चले आए और उन दोनों को अलग किया। जैसे ही भीड़ बढ़ी, रोहित ने गुस्से में उसका गला छोड़ दिया और दांत भींचकर बोला, अगर फिर कभी तू मेरे और नैना के बीच आई तो अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। श्वेता जमीन पर गिर गई। लोग उसे संभालने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके मन में अब बस एक ही यकीन था, ये सब कुछ नैना का ही किया धरा है। दूसरी तरफ दरवाजे पर घंटी बजती है। नैना दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने रोहित खड़ा था। रोहित को यूं सामने पाकर नैना ने कहा, इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? इस पर रोहित ने अंदर आते हुए कहा, तुम कहो तो यहीं तुम्हारे पास रुक जाता हूं।
यह कहते ही रोहित ने नैना को गले से लगा लिया। नैना ने भी रोहित को कसकर गले से लगा लिया। तभी नैना ने कहा, और श्वेता का क्या? रोहित ने कहा, मैंने श्वेता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो चुका हूं और सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं। यह सुनकर नैना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई। नैना शैतानी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही किया तुमने रोहित। अब तुम किसी को भी हमारे बीच मत आने देना। अब तुम सिर्फ मेरे बनकर रहोगे। यह कहते ही नैना ने रोहित को एक जगह बैठाया और फिर वो रोहित की गोद में आकर बैठ गई। रोहित बस नैना के चेहरे को निहारे जा रहा था, मगर नैना के चेहरे पर सिर्फ शैतानी मुस्कान झलक रही थी। रोहित की गोद पर बैठते हुए नैना बोली, अब से तुम यहीं रहोगे मेरे पास। अब तुम घर वापस नहीं जाओगे, और अगर जाना भी चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं तुम मेरे हर आदेश का पालन करो और सिर्फ मेरे बनकर रहो। यह बोलकर नैना रोहित के ओर करीब आ गई और उसके होंठों को चूमने लगी। नैना का जादू अब रोहित पर सर चढ़कर बोल रहा था। रोहित नैना के पास ही ठहरा और पूरी रात घर नहीं लौटा। यहां तक कि नैना ने रोहित का फोन भी तोड़ दिया था ताकि वो किसी से संपर्क न कर पाए। नैना अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके रोहित को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी, लेकिन अब वो अपने जुनून में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि उसने रोहित को कॉलेज तक जाने नहीं दिया। रोहित भी अब नैना का दीवाना बन चुका था। वो हर वक्त नैना के पास ही रहता। उसके बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। नैना को जब भी मौका मिलता रोहित की गोद में आकर बैठ जाती और उसके कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाती। वो उसे पूरी तरह अपने जादू के बंधन में रोहित को जकड़ चुकी थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद जब रोहित ना तो कॉलेज आया और ना घर लौटा, तो सबको एक बार फिर नैना पर शक होने लगा। श्वेता ने पूरी बात रोहित के पिता, जो कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, उनको बता दी। अपने बेटे की गुमशुदगी सुनकर वो घबरा उठे। वो पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने ही वाले थे कि तभी श्वेता उनके घर पहुंची। उसने कहा, सर, पहले पुलिस को खबर करने से अच्छा होगा कि हम खुद नैना के घर चलें। मुझे यकीन है रोहित वहीं होगा। रोहित के पिता ने कुछ पल श्वेता की तरफ देखा और बोले, अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई हुई तो हम दोनों वहीं चलेंगे। दोनों तुरंत नैना के रेंट वाले घर पहुंच गए। अंदर से नैना ने झरोखे से झांका और देखा कि दरवाजे पर रोहित के पिता और श्वेता खड़े हैं। वो तुरंत रोहित की तरफ मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, रोहित, तुम जल्दी से उस अलमारी में छिप जाओ। रोहित ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? कौन है बाहर? रुक जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सामना कर लूंगा। नैना ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, पागल मत बनो, जो कहा है वो करो, जल्दी अलमारी में छिप जाओ। नैना के दोबारा कहने पर रोहित ने मजबूरी में खुद को अलमारी के अंदर बंद कर लिया। नैना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अरे, आप दोनों यहां? उसने हैरानी जताते हुए कहा। दोनों घर के अंदर आए और जोर जोर से रोहित को पुकारने लगे, रोहित बेटा बाहर आओ, कहां हो तुम? नैना बोली, रोहित वो यहां नहीं है। रोहित के पिता ने सख्त लहजे में कहा, देखो नैना, अब मुझसे झूठ मत बोलो, श्वेता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नैना ने पूछा, क्या बता दिया है? श्वेता बोली, यही कि तुमने रोहित पर काला जादू कर रखा है, उसे यहीं कहीं छुपा रखा है। उस रात के बाद वो ना घर लौटा, ना कॉलेज आया और ना फोन लग रहा है। बोलो, कहाँ है रोहित? नैना ने आवाज ऊंची करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, मुझ पर और झूठे इल्जाम मत लगाओ। रोहित यहां नहीं है, अगर यकीन नहीं होता तो खुद ढूंढ लो। श्वेता और रोहित के पिता ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। अब रोहित के पिता परेशान और थके हुए से लग रहे थे। नैना बोली, आप फिक्र मत कीजिए, रोहित बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो उस रात मेरे पास आया था। उसने कहा कि श्वेता उसे बहुत परेशान करती है, हर वक्त उस पर शक करती है, जबरदस्ती करती है। वो कुछ दिन अकेले रहना चाहता था। इतना कहकर वो मुझे गले लगाकर चला गया। फिर उसने श्वेता की ओर इशारा करते हुए कहा, असल में ये सब इसी की वजह से हुआ है। रोहित इसी से परेशान होकर कहीं चला गया है।
अब पूरा शक श्वेता पर आ गया था। रोहित के पिता ने गुस्से भरी नजरों से श्वेता की ओर देखा। श्वेता बोली, आप इस लड़की की बातों में मत आइए, ये बहुत चालाक है। लेकिन रोहित के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं खुद देख रहा था कि तुम रोहित को नैना से मिलने नहीं देती थी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। दरवाजा बंद होते ही नैना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब क्या यहीं डेरा डालोगी? निकलो यहां से। श्वेता ने गुस्से में आकर नैना को थप्पड़ मार दिया और बोली, तूने हमारे भरोसे का गला घोंट दिया। मैंने और रोहित ने तेरी मदद की और तूने यह सिला दिया। तू ना किसी प्यार की हकदार है ना दोस्ती की। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और रोहित गुस्से से आग बबूला होकर बाहर आया। उसने श्वेता का हाथ पकड़कर मरोड़ा और गुर्राया, तूने मेरी नैना पर हाथ कैसे उठाया? श्वेता दर्द से चिल्लाई, रोहित छोड़ो मुझे। लेकिन रोहित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसका हाथ और जोर से मरोड़ दिया। नैना भी यह देखकर घबरा गई। वो रोहित को रोकते हुए बोली, रोहित छोड़ दो इसे, मैंने कहा छोड़ो, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन रोहित अब किसी की नहीं सुन रहा था। वो गुर्राता हुआ बोला, जिस हाथ से इसने तुम्हें मारा है आज वही हाथ तोड़ दूंगा। नैना ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रोहित अब उसके काबू से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ शैतान जाग गया हो। नैना ने उसे खींचने की कोशिश की, पर रोहित ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नैना जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, रोहित ने एक झटके में श्वेता की गर्दन मरोड़ दी और एक पल में सब खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित वहीं खड़ा श्वेता के बेजान शरीर को घूर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल थीं। नैना जमीन पर बैठी सिर पकड़कर बोली, ये क्या कर दिया तुमने रोहित? तुमने तो इसे मार दिया। लेकिन रोहित को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस गुस्से में किसी शैतान की तरह गुर्रा रहा था। नैना अब रोहित से डरने लगी थी, पर जब उसकी नजर श्वेता की लाश पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये तुमने क्या कर दिया रोहित? ऐसा क्यों किया तुमने? रोहित अचानक उसके बिल्कुल करीब आया और भारी आवाज में बोला, जो भी तुझे हाथ लगाएगा मैं उसका यही हाल करूंगा। मेरे सिवा तुझे कोई छू भी नहीं सकता। और इसने तो तुझ पर हाथ उठाया था तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। नैना रोहित की आंखों में साफ देख पा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन और जुनून नजर आ रहा था। अब नैना को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि रोहित अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। नैना ने खुद को संभालते हुए किसी तरह रोहित को शांत किया और उसे कमरे के कोने में बैठा दिया। फिर वो धीरे से बोली, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से हिलना मत और कोई आवाज मत करना। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो बस चुपचाप बैठे रहो। रोहित ने उसकी बात मानी और कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे उस हालत में देखकर नैना के मन में अजीब सा प्यार और दया दोनों उमड़ आए, पर साथ ही खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो चाहकर भी उसे ऐसे हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो धीरे धीरे श्वेता की लाश की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी रोहित ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? मेरी गोद में नहीं बैठोगी? वो आवाज रोहित की नहीं लग रही थी और नैना साफ समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत है। उसने डरते हुए कहा, अभी नहीं, मुझे ये लाश छिपानी है। रोहित बोला, क्या मेरी मदद चाहिए? नैना ने जवाब दिया, नहीं, तुम कुछ मत करना, बस यहीं बैठे रहो। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रोहित मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जल्दी आना। नैना ने गहरी सांस ली और डरते डरते श्वेता की लाश को घसीटते हुए दूसरे कमरे की ओर ले जाने लगी। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। किसी तरह उसने लाश को पलंग के नीचे छुपाया और थरथराती आवाज में खुद से बोली, फिलहाल इसे यहीं छुपा देती हूं, कल देखूंगी क्या करना है इस लाश का। अगर किसी को पता चल गया तो रोहित और मैं जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश मैंने उन काली शक्तियों का सहारा ना लिया होता।
पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दिन जैसे तैसे बीत गया, लेकिन रोहित का बर्ताव अब पहले से कहीं ज्यादा अजीब होने लगा था। वो तो जैसे नैना को पूरी तरह अपने वश में कर चुका था। पूरा दिन उसे अपने पास बैठाए रखता और पागलों की तरह उसे निहारता रहता। रोहित की इस हरकत से नैना के दिल में डर घर करने लगा था। अब वो उसके पास आने से भी घबराने लगी थी, मगर चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं रख पा रही थी। एक तरफ पकड़े जाने का डर और दूसरी तरफ रोहित का पागलपन। नैना अब इन दोनों के बीच अकेली जूझ रही थी। कई मुश्किल घंटों के बाद दिन ढल गया और रात हो गई। थकी हारी नैना बिस्तर पर लेट गई। आंखों पर नींद भारी पड़ने लगी, पर उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात के करीब 3 बजे नैना करवट बदलते हुए अचानक चौंक उठी। रोहित अपनी जगह पर नहीं था। उसकी नींद एक झटके में गायब हो गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर रोहित कहीं नहीं था। घबरा कर उसने सोचा, ये कहां चला गया। तभी दूसरे कमरे से एक भारी सी गुर्राहट सुनाई दी। डरते डरते वो उस आवाज की दिशा में बढ़ी। वो वही कमरा था जहां श्वेता की लाश छुपाई गई थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक तेज सड़ी सी गंध आने लगी और साथ ही कुछ चबाने जैसी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कमरे की बत्ती जलाई और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। रोहित का आधा चेहरा खून से लथपथ था। वो खून श्वेता का था। नैना ने देखा रोहित श्वेता के निर्जीव हाथ को कच्चा चबा रहा था। ये देखकर नैना की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही रोहित रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ ना जान, मेरी गोद में बैठो, आओ ना। नैना ने डर के मारे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रोहित ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और गोद में बिठा लिया। फिर पागलपन भरी नजरों से देखते हुए बोला, डरो मत नैना, मैं तुम्हारा रोहित ही हूं। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आज की रात तुम मेरी गोद में ही रहोगी। अगर हिलने को कोशिश की तो। इतना कहते कहते उसने नैना का गला पकड़ लिया और कसते हुए बोला, समझ आई ना मेरी बात। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती रही, पछताती रही, पर अब सब कुछ उसके काबू से बाहर जा चुका था। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। नैना अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रोहित का पागलपन और जुनून हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत देखकर डर लगता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, भारी होती आवाज और चेहरा जो अब पहचान में भी मुश्किल से आता था। जिस रोहित को कभी नैना ने अपनी शक्तियों से वश में किया था, आज वही नैना उस रोहित की पकड़ से आजाद होना चाहती थी। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि अगर किसी को बुलाती तो श्वेता की लाश सबके सामने आ जाती और उसकी सारी सच्चाई भी। ऊपर से उसकी शक्तियां भी अब काम नहीं कर रही थी। आखिरकार उसने अपनी दादी को चोरी छिपे फोन लगाया और रोते हुए सारी बात बता दी। दादी ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुझे मना किया था, पर तू जिद पर अड़ी रही। नैना सिसकते हुए बोली, दादी प्लीज कुछ बताइए, अब क्या करूं मैं, वरना रोहित का पागलपन और बढ़ जाएगा। कोई रास्ता बताइए, दादी ने पूछा। वो गुड़िया अभी भी तेरे पास है ना? नैना ने कांपती आवाज में कहा। हाँ है, दादी ने कहा। तो एक बार फिर उसे जगाना और उससे विनती करना कि ये सब यहीं खत्म कर दे। नैना ने वैसा ही किया। उस रात उसने वही पूरी प्रक्रिया दोहराई। मोमबत्ती जलाकर, मंत्र बोलकर और उस गुड़िया के सामने बैठकर। थोड़ी ही देर में मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में दीवार पर फिर वही डरावनी परछाई फैल गई और उस भारी गूंजती आवाज ने कहा, अब क्या चाहिए तुझे? तेरी सारी मनोकामना तो पूरी कर दी मैंने, अब और क्या चाहिए तुझे? नैना रोते हुए बोली, बस अब ये सब रुक जाए। रोहित को पहले जैसा बना दीजिए प्लीज। शैतान हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अब नहीं संभाला गया ना तुझसे? पर अब कुछ नहीं हो सकता। नैना गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया कोई तो रास्ता बताइए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे रोहित पहले जैसा हो जाए? शैतान ने कहा, अगर सच में उसे बचाना चाहती है तो तुझे खुद को आग में झोंक देना होगा और अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। मत भूल,
ये हमारा सौदा था, अब वक्त आ गया है इसे पूरा करने का। नैना के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और कुछ ही पलों में खुद को आग के हवाले कर दिया। रोहित कोने में जंजीरों से बंधा हुआ सब देख रहा था। वो सिर्फ अपनी आंखों से नैना को जलते हुए देखता रहा, कुछ कर भी नहीं सका। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। नैना की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी रही। इसी बीच अचानक रोहित को एक तेज झटका महसूस हुआ और फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। पहले तो उसे कुछ याद नहीं था, पर धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने पुलिस को सारी बात बता दी। श्वेता की लाश वहां से बरामद कर ली गई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। तीनों की जिंदगी का अंत हो चुका था। बस रोहित बचा था, पर अब वो भी पहले वाला रोहित नहीं रहा। देखो, तंत्र मंत्र में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज हासिल तो कर सकते हैं। आपको जो पैसा चाहिए, जो शोहरत चाहिए, कोई लड़की चाहिए या कोई लड़का चाहिए, जो आप अपनी जिंदगी में वीआईपी चीज चाहते हैं, वह मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके लिए आपको बहुत दाम पर लगाना पड़ता है। जो ताकत आपको यह चीज प्रोवाइड करवाती है, उसके साथ आपको डील करनी पड़ती है और आप जान भी नहीं पाते हैं कि वह डील क्या होती है। अगर कोई औरत उनके साथ यह डील करती है तो उसे अपनी इज्जत तक का सौदा करना पड़ सकता है। और यहाँ पर भी उन शैतानी ताकतों का पेट नहीं भरता। वह उनकी आत्माओं को कैद कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं। यानी मरने के बाद भी आपको चैन नहीं है, आपकी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो कभी भी इन काले जादू, काली शक्तियों, तंत्र मंत्र, इन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल अपनी मेहनत के ऊपर ही भरोसा रखना है। और दूसरी बात, आज के समय में असली तंत्र मंत्र आपको मिल नहीं पाता है। कुछ ढोंगी पाखंडी घुमा करते हैं जो आपको केवल गुमराह करेंगे और आपके साथ कुछ गलत कर लेंगे। इसलिए कहता हूं कि आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब अपने कुछ साथियों का नाम लेते हैं। अरमान मलिक, पूजा कुमारी, छोटन सिंह भिलाई छत्तीसगढ़, MDF सांभर, अनीता खरवार गुजरात, अविनाश दीप, जयप्रकाश कोली रायसर, मुस्कान शेख मुंबई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यार, शाम को 7 बजे तैयार रहना, क्योंकि आपके लिए एक नई घटना लेकर आ रहा हूं।